हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के 2019 के क्वेश्चन बैंक का बिहार यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन बैंक है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, 2019 का, क्योंकि 2020 में जो एग्जामिनेशन हुई थी ना 2020 वालों की, वो ऑब्जेक्टिव हुई थी। ओके, तो अभी के वीडियो में हम लोग 2019 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है? डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम फॉर ए रियल गैसेज। तो इसको डिफाइन करना है। तो देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर एज दैट टेम्परेचर एवब विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के बाद गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई TC। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ Cl2 इज, देखिए आप लोगों को ये जो वैल्यू है ना, ये एग्जामिनेशन में याद नहीं रहेगा, तो छोड़ दीजिए, इसको लिखिएगा ही मत। बस इतना समझ लीजिए, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बाद किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। अगर हिंदी में मीडियम में लिखना है तो ऐसे लिख लीजिएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बाद गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। और इंग्लिश में लिखना है तो आप लोग खुद से ही बना लीजिएगा। अगर समझ जाते हैं ना तो फिर आप लोगों को लिखने में दिक्कत नहीं होगी। और लिख दीजिएगा बस इतना ही। और डिनोट किससे करते हैं ये लिख दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा क्रिटिकल टेम्परेचर का 8A/27 RB। और लिख दीजिएगा वेयर A and B आर वंडरवाल कांस्टेंट। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर में इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी है। चलिए आप लोग देख लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बाद हम लोग किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट दैट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्रिटिकल प्रेशर। तो देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, क्रिटिकल प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि मिनिमम चाहिए किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? वो मिनिमम प्रेशर जो किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए चाहिए होगा किसी भी क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ओके, कोई भी एक क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, उस पर जो मिनिमम प्रेशर चाहिए उस गैस को लिक्विफिकेशन के लिए, उसी को हम लोग क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं PC से। अब नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? क्रिटिकल टेम्परेचर देख लिए, क्रिटिकल प्रेशर देख लिए, और आप लोगों को डिफिनेशन भी लिखा हुआ मिल गया ताकि आप लोग अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। उसके बाद है हम लोगों का क्रिटिकल वॉल्यूम। तो देखिए, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? 1 मोल गैस के लिए क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है ना, वही हम लोगों का क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। पहले ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्या होता है क्रिटिकल वॉल्यूम? क्रिटिकल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जो किसी भी एक खास, मतलब 1 मोल गैस के लिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे डिफिनेशन देख लीजिए। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द क्रिटिकल वॉल्यूम एंड इट इज डिनोटेड बाय VC। ओके, और एग्जाम्पल में शायद ही आप लोगों को याद रहेगा इसका 31.12, मतलब कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। अगर याद रह पाएगा तो लिख लीजिएगा, अगर नहीं याद रहेगा तो बस डिफिनेशन लिख दीजिएगा। और क्या लिख दीजिएगा? वही, मतलब कि क्रिटिकल वॉल्यूम लिख दीजिएगा। क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3B और क्रिटिकल प्रेशर हम लोगों का होता है, क्रिटिकल प्रेशर होता है 8A/27 RB। सॉरी, क्रिटिकल प्रेशर होता है A/27 B² और क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27 RB। चलिए हम लोग क्या देखें, अभी पहला क्वेश्चन था हम लोगों का, डिराइव क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम फॉर अ रियल गैस देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिराइव दैट क्रिटिकल वॉल्यूम VC ऑफ अ रियल गैस इज 3B वेयर V इज अ वंडरवाल कांस्टेंट। अब हम लोग का जो VC = 3B होता है क्रिटिकल वॉल्यूम, उसको डिराइव करना है। तो चलिए अब हम लोग उसका डेरिवेशन देखेंगे। चलिए, तो हम लोग का वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या होता है? हम लोग वंडरवाल गैस इक्वेशन से इसका डेरिवेशन देखेंगे। देखिए, हम लोगों का वंडरवाल गैस इक्वेशन होता है P + A/V² इंटू V - B = RT। ये हम लोग का वंडरवाल इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? P × V माइनस, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके,
इसको मतलब कि अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई करके तोड़ के लिखेंगे तो ये आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देखिए सबसे पहले क्या करना होता है ना, दिमाग में अपना थोड़ा सा एक इमेज बना लीजिए। सबसे पहले अगर आप लोगों को क्रिटिकल, देखिए यहाँ तो क्रिटिकल वॉल्यूम पूछा है 2019 में, हो सकता है आप लोग के एग्जाम में क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ दे, या हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में क्रिटिकल प्रेशर पूछ दे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले वंडरवाल इक्वेशन दिमाग में आना चाहिए। आखिर वंडरवाल इक्वेशन क्या होता है, तो दिमाग में थोड़ा सा घुमाइए। वंडरवाल इक्वेशन होता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर भी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब पूरे अच्छे तरीके से तोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि ओके, मतलब इसको ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सभी आप लोगों को पता होगा, ये सिंप्लीफाई कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन में वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, उसके बाद देखिए क्या होगा, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये पूरे में वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद हम लोग पी से डिवाइड कर देंगे। तो दिमाग में इतना रखिएगा, वी एस मतलब कि जब हम लोग वंडरवाल गैस इक्वेशन लिख लेंगे, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके तोड़ देंगे अच्छे से, मतलब एक्सपेंड करके लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और पी से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों का एक इक्वेशन बन जाएगा, और उसके बाद उस इक्वेशन को हम लोग सजा के अच्छी तरीके से लिख देंगे। सजा के लिखने का ये मतलब है, जैसे कोई भी आप लोग क्यूबिक इक्वेशन भी देखते होंगे, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, मतलब कि एक अरेंज में लिख देंगे, मतलब पहले वी क्यू वाला टर्म आना चाहिए, फिर वी स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, फिर वी वाला आना चाहिए, फिर भी के पावर 0, मतलब इस तरीके से हम लोग सजा के लिख देंगे। ओके, ये इक्वेशन जो है इसको सजा के लिख देंगे और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। चलिए थोड़ा सा दिमाग में, मतलब मेरा मकसद क्या, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही याद करवा देना, ताकि दोबारा आप लोगों को फिर से याद करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ओके, यहाँ लिख भी लीजिएगा, याद भी हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। जैसे अभी क्रिटिकल टेम्परेचर आप लोगों को याद होगा, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे गैस मतलब कि वो ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। क्रिटिकल प्रेशर जो मिनिमम प्रेशर किसी भी क्रिटिकल टेम्परेचर पे चाहिए, और क्रिटिकल वॉल्यूम 1 मोल गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है। ये तीनों तो आप लोगों को याद है। उसी तरीके से हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम का डेरिवेशन भी इसी में याद कर लेंगे। हम लोग वंडरवाल गैस इक्वेशन लिखे, उसको एक्सपैंड करके लिख दिए, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, पी से डिवाइड कर दिए, और उसको उसको सजा के लिख दिए है अच्छे तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी के, और इसको इक्वेशन 1 मान लिया। चलिए अब देखिए, एट द क्रिटिकल पॉइंट द टर्म्स पी एंड टी मे बी रिप्लेस्ड बाय द क्रिटिकल वैल्यू पी सी एंड टी सी, हेंस द एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। मतलब अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्रिटिकल कंडीशन पे जो टी है और पी है वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल कंडीशन पे वो टी सी हो जाएगा और पी सी हो जाएगा। तो टी की जगह पे टी सी और पी के जगह पे पी सी लिख देंगे, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ओके, टी के जगह पे टी सी और पी के जगह पे पी सी रिप्लेस कर देंगे। चलिए अब हम लोग का क्या आया, बट वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं, बट वी नो डैट एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर द वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम का डिफिनेशन अभी मैं थोड़ी देर पहले बताई, किसी भी 1 मोल गैस के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे वॉल्यूम होता है वही हम लोगों का क्रिटिकल वॉल्यूम होता है। मतलब V बराबर वी सी होगा कब, एट टी सी एट पी सी। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे। तो हम लोगों का देखिए, तो हम लोग तो हम लोग का V इक्वल टू वी सी होगा, तो V इक्वल टू वी सी को क्या लिख सकते हैं, V माइनस वी सी इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, V माइनस बी सी का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो आप देखिए क्या करेंगे, तो अब देखिए उसको a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, देखिए मैं एक फार्मूला बताती हूँ, याद रखिएगा। ये फार्मूला तो आप लोग क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, मतलब बहुत ही जूनियर क्लास में ही पढ़ा जाता है ये फार्मूला। a माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला याद रहेगा आप लोगों को एग्जाम टाइम तक। ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी कर लिए हैं, और ये है मतलब इसमें जो भी मतलब इसको एक्सपेंड करके इसको इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो हम लोग का यहाँ पे आ गया है इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। जो इक्वेशन 2 बना है और इक्वेशन 3 बना है उसमें हम लोग कंपेयर करेंगे वी क्यू वाले टर्म को वी क्यू के साथ, वी सी वाले टर्म को वी सी के साथ कंपेयर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वी स्क्वायर का टर्म देखेंगे, क्या है वी स्क्वायर का टर्म यहाँ है 3vc, और उसमें देखिएगा वो जो इक्वेशन नंबर 2 बना है उसमें वी स्क्वायर का टर्म ये है, तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग v के टर्म को देखेंगे, तो v का टर्म क्या है 3vc स्क्वायर, और देखेंगे उस इक्वेशन में v के साथ क्या टर्म है a बाई पी सी, तो ये हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा। और एक देखेंगे वी सी क्यू जो कांस्टेंट है वो हम लोग का ए बी बाई पी सी के बराबर है, और हम लोग का एक इक्वेशन ये बन जाएगा। ये 4, 5, 6 इक्वेशन बना लिए, उसके बाद तो हम लोग का अब काम ही आसान हो गया। हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्रिटिकल वॉल्यूम निकालना है, तो मैं सिर्फ क्रिटिकल वॉल्यूम ही बताती हूँ।
उसके बाद देखिए क्रिटिकल वॉल्यूम निकालना है ना, तो 6 को डिवाइड कर दीजिएगा, इक्वेशन 6 डिवाइड बाई 5 कर देते हैं, तो ये VC³ है और नीचे आएगा 3VC², तो ये VC² कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर बचेगा VC और नीचे बचेगा 3, और इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, तो हम लोग अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को VC का वैल्यू जो है वो 3 भी निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ओके, चलिए देखिए 1 का ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि दोबारा रटने की तो ज़रूरत नहीं है ना, याद हो गया होगा। 1 का ये, अगर आप लोग के एग्जाम में क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम पूछेगा तो आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, और डेरिवेशन नहीं पूछेगा, VC = 3 भी कैसे होता है वो डिराइव भी कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। तो अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होता है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। तो देखिए हम लोग का करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होता है। कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट का जो लॉ है ना, इसमें कुछ नहीं करना होता है। जो हम लोगों का वंडर वाली इक्वेशन आप लोगों को मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई, क्या होता है वंडर वाली इक्वेशन। वंडर वाली इक्वेशन होता है P प्लस, मतलब यहाँ पे मैं गंदा नहीं करना चाहूँगी, यहाँ दिखा देती हूँ। वंडर वाली इक्वेशन क्या होता है, P + A/V², V - B = RT। तो हम लोगों को जो V है और V है, इसको हम लोग को वंडरवाल कांस्टेंट जो कि A और B है उसके फॉर्म में लिखना होता है। चलिए यहाँ से पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं हम लोगों का कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होता है। तो 1881 में वंडरवाल जो है ना, वो एक वंडरवाल शो डेट इफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक्सप्रेस किया गया है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर में। ओके, यहाँ पे 2 जगह वॉल्यूम में लिख दी हूँ, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, तो क्या है हम लोगों का, इन 1881 वंडरवाल शोड दैट इफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, वी कैन ऑब्टेन जनरलाइजेशन कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। तो हम लोग इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। क्या होता है, अगर हम प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को एक्सप्रेस करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम में, तो वही हम लोगों का कहलाता है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। चलिए एक कंसेप्ट सीखिए, ये हम लोगों का रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम और रिड्यूस टेम्परेचर क्या होता है। तो रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम और रिड्यूस टेम्परेचर हम लोगों का होता है जो एक्चुअल प्रेशर है ना, अगर उसमें हम क्रिटिकल से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग का रिड्यूस आता है, एक्चुअल बाय रिड्यूस। तो अगर प्रेशर निकालना है तो एक्चुअल प्रेशर अपॉन रिड्यूस प्रेशर, वॉल्यूम निकालना है तो एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम। अगर देखिए मैं एक बार अच्छे से बोल देती हूँ, अगर हम लोगों को रिड्यूस प्रेशर निकालना है, तो एक्चुअल प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर। अगर हम लोगों को रिड्यूस वॉल्यूम निकालना है तो एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम। अगर हम लोगों को रिड्यूस टेम्परेचर निकालना है तो एक्चुअल टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। देखिए बहुत सारे बुक में देखिएगा तो ये इसका जो डिनोट करने का तरीका है रिड्यूस प्रेशर का, वो होता है हम लोगों का पाई। ओके, रिड्यूस प्रेशर का होता है पाई, रिड्यूस वॉल्यूम का होता है फाई और इसका होता है थीटा। ओके, और मैं यहाँ पे PR, VR और TR ये लिख रही हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत सारे बुक में देखिएगा तो रिड्यूस प्रेशर पाई होगा, रिड्यूस वॉल्यूम फाई होगा और रिड्यूस टेम्परेचर थीटा होगा। मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन ऐसा मतलब कि कहीं पे जनरल इक्वेशन देखिएगा तो वो पाई, थीटा और फाई के फॉर्म में होता है। ओके, तो हम लोग कैसे डिराइव करते हैं ये जो लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट का जो इक्वेशन है उसको कैसे करते हैं, तो ये हम लोग का PR जो है वो रिड्यूस प्रेशर है, VR जो है वो रिड्यूस वॉल्यूम है और TR जो है वो रिड्यूस टेम्परेचर है। हम लोग को ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये जो हम लोग का रिड्यूस प्रेशर का वॉल्यूम है, वैल्यू है, रिड्यूस वॉल्यूम है और रिड्यूस टेम्परेचर है, इसको हम लोग वंडरवाल इक्वेशन में डाल देंगे और हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, और हम लोग जानते हैं क्या, जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो होता है A/27B², क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 8A/27 RB और क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है वो 3B होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो देखिए क्या होगा, हम लोग ये सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग का ये आता है, जो कि हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को, तो हम लोगों का ये एक इक्वेशन बन के आएगा और इक्वेशन 2, और यही हम लोगों का कहलाता है क्या, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। लेकिन आप लोग बहुत सारे जगह देखते होंगे तो यहाँ पे रहता होगा पाई प्लस 3y फाई का स्क्वायर
और इंटू 3 5 -1 और 8 थीटा करके रहता है। तो वही मैं अभी बताई थी क्या, रिड्यूस प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, रिड्यूस वॉल्यूम को हम लोग पाई देखिए रिड्यूस प्रेशर को पाई से और ये फाई से, पाई और फाई शायद मुझे बोलने में आप लोगों को एक ही लग रहा होगा, लेकिन देखिए रिड्यूस प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं और रिड्यूस वॉल्यूम से फाई से और रिड्यूस टेम्परेचर को थीटा से। तो आप लोग इसके जगह पे रिप्लेस करके लिख लीजिएगा। इक्वेशन 2 इन्वॉल्व्स नाइदर आर नॉट द वंडर वाल कांस्टेंट ए एंड बी, हेंस इट इज जनरल इक्वेशन अप्लीकेबल फॉर ऑल सब्सटेंसेस। देखिए जो वंडर वाल इक्वेशन है ना, उसमें तो ए और बी और आर था, जो कि किसी भी एक पार्टिकुलर गैस के लिए ही वो वैलिड था, क्योंकि ए और बी और आर अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो ये जो इक्वेशन आया ये हम लोग का एक जनरल इक्वेशन आया, क्यों, क्योंकि इसमें ए और बी है ही नहीं, तो ये वंडर वाल कांस्टेंट पे डिपेंड करता ही नहीं। ओके, इसलिए ये हम लोग का जनरल इक्वेशन है। इट फॉलोज फ्रॉम द इक्वेशन दैट इफ 2 और मोर सब्सटेंस हैव द सेम रिड्यूस टेम्परेचर एंड द सेम रिड्यूस प्रेशर दे हैव सेम रिड्यूस वॉल्यूम। अगर कोई भी 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होगा, अगर उसका रिड्यूस टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर सेम है तो उसका रिड्यूस वॉल्यूम भी सेम ही होगा। would have the same reduced volume. This statement is known as the principle of corresponding state. Okay, these substance are said to be corresponding state. और जो substance होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, corresponding state. तो अगर आप लोगों को कोई ये भी पूछता है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट का इक्वेशन डिराइव करे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वो मतलब पहले तो डिफिनेशन लिख दीजिएगा क्या, वंडर वाल सो डैट इफ प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, ये सभी बात लिख दीजिएगा। उसके बाद वंडर वाल इक्वेशन लीजिएगा और वहाँ से डिराइव कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग गैसियस स्टेट के तीनों क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन का 3A B C करेंगे, उसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्योंकि 3 नंबर जो है ना वो बहुत ही ईजी है, ये गैसियस स्टेट का था। ये हम लोग का कौन सा, ये मतलब कि कोई और चैप्टर है, अभी चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, कौन सा था वो, ये हम लोग का फेज इक्विलिब्रियम का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 फेज इक्विलिब्रियम का, ये बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, केमिस्ट्री ऑनर्स में सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से ही देखने को मिलेंगे। ओके, देखिए क्या है हम लोगों का, या फिर मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हूँ, उस प्लेलिस्ट का नाम है केमिस्ट्री सब्सिडरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, ऐसे करके एक प्लेलिस्ट का, सॉरी सब्सिडरी क्यों बोले, केमिस्ट्री सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट होगा, जिससे मैं गैसियस स्टेट के 3 क्वेश्चन बताई हूँ। अगर आप लोग एग्जाम में आएगा तो उस 3 क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं आ सकता, आप लोग बस उसको पढ़ लीजिए और बस आराम से निश्चिंत होकर एग्जाम देने जाइएगा। नेक्स्ट हम लोग सॉलिड स्टेट पे देखेंगे, सॉलिड स्टेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लाती हूँ उसमें जो भी क्वेश्चन बताई हुई हूँ आप लोग उसका सॉल्यूशन रेडी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए 3 का ये मूव करें। अब हम लोग देखें स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। और मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ, अगर आप लोग ये जो फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं ना, तो ये जो गैसियस स्टेट है और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ये आप लोग क्लास 12th में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में पढ़ना था, गैसियस स्टेट 11th में पढ़ना था, तो ये दोनों चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूँ, एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है, तो ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन है, तो आप लोग गैसियस स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये दोनों चैप्टर को तैयार कर लीजिए, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए और इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, आ जाएगा। ओके, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है, बस गैसियस स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और ग्रुप ए को छोड़िए, ग्रुप बी पे फोकस कीजिए। ओके, ग्रुप बी में से 3 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, तो उसमें भी इसी तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे देखिए, मुझे ये चैप्टर ईजी लगता है, लेकिन सभी को ईजी ये चैप्टर नहीं लगता होगा, तो सभी अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। किसी को ये चैप्टर हल्का लगता होगा, ऐसे भी ये हल्का चैप्टर ही है। अगर आप लोग पढ़े होंगे फेज इक्विलिब्रियम तो आप लोगों को हल्का लग रहा होगा, लेकिन पढ़े ही नहीं होंगे तो वो चैप्टर हार्ड लगेगा ही। तो ये दोनों तो ये 11th में, ये 12th में तो पढ़े ही होंगे। ओके, तो आप लोग यही दोनों चैप्टर तैयार कर लीजिएगा। ऐसे आप लोग पर डिपेंड करता है आप लोगों को ईजी कौन लगता है, हर एक स्टूडेंट का ईजी अलग अलग चैप्टर लगता है। चलिए अब हम लोग इसको देखें। चलिए देखिए क्या हम लोग का स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मतलब कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन प्रेजेंट इन द वॉल्यूम
विच कंटेंस मतलब कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला क्या है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A। कंडक्टेंस क्या होता है, 1/रेजिस्टेंस। ओके, ये हम लोग का किसका डिफिनेशन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। एक बार बिना देखे आप लोग बोलने की कोशिश कीजिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 मीन्स 1 ml। ओके, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये हम लोग का क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय कप्पा। ओके, पप्पा नहीं कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कप्पा से मतलब कैसे डिनोट करते हैं, एंड इट्स यूनिट इज, इसका यूनिट जो होता है वो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम लोग महो भी लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर इनवर्स, और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिविटी। ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जगह पे अगर आप लोग कंडक्टिविटी का भी डिफिनेशन पूछते हैं तो आप लोग यही लिखिएगा, दोनों एक ही चीज़ें, अलग अलग नहीं है। अब क्या था हम लोग का, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था, फिर मोलर कंडक्टेंस था। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/n। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय दिस एंड इट्स SI यूनिट इज दिस। ओके, ये हम लोग क्या देखें, ये हम लोग देखें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से लिख सकते हैं सब कुछ। ओके, अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रेगुलर होंगे, वीडियो को पूरा वॉच कर रहे होंगे, और केमिस्ट्री ऑनर्स के अच्छे स्टूडेंट होंगे, मतलब उनको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना होगा, तो वो जरूर मतलब कि ये जो मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ वो अच्छी तरीके से अपने कॉपी में तैयार कर रहे होंगे 2019 के क्वेश्चन का सोल्यूशन का। तो अगर आप लोग, आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो आप उसका PDF बना के मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली भेज सकते हैं। ओके, मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं वो सभी को शेयर भी नहीं करती हूँ। देखिए, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, 1 मोल ऑफ, विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस, देखिए कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस सभी में लिखना है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेंस, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करेगा तो वो मोलर कंडक्टेंस होगा, अगर वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को कंटेन करेगा तो वो हम लोग का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाता है। मोलर कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम विच कंटेंस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय दिस एंड इट्स SI यूनिट इज दिस, और इसका रिलेशन होता है ये। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, इस तरीके से हम लोग देखें डिफाइन स्पेसिफिक, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस, ये तीनों हम लोग देख लिए। आप लोगों को क्या था, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस विच प्रेजेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस विच कंटेन्स दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट, और मोलर क्या था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन कर रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या, इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आप लोगों को बताना है, क्या बताना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में जो रिलेशन है उसको हम लोगों को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, हम लोग को ट्रांसपोर्ट नंबर बताना है Na+ और Cl- का। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। चलिए 3 का भी क्या आप लोगों का रिलेशन बताना है ना, तो देखिए रिलेशन बताना बहुत ही ईजी है। देखिए रुक जाइए, हम लोगों का मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/n, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/n। दोनों को डिवाइड कीजिए, मोलर कंडक्टिविटी बटे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/n, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/n। ये दोनों आपस में कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी अपन मोलरिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपन वॉल्यूम इन लीटर, और मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर दोनों आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपन नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है हम लोगों का मास गिवन अपन इक्विवेलेंट वेस, इक्विवेलेंट मास, और नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास गिवन अपन मोलर मास। ओके, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग क्लास 11th के मोल कंसेप्ट चैप्टर में ये सभी फॉर्मूला पढ़े होंगे। मोलर कंडक्टिविटी ऐसे याद नहीं होगा, तभी तो आप लोग को वीडियो देखने की जरूरत होती है, इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रेशियो क्या है, मोलर मास अपन इक्विवेलेंट मास।
तो ये तो मोलर मास ही रहेगा। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एक्स। एक्स जो होता है वो होता है अगर एसिड है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन, अगर बेस है तो नंबर ऑफ OH माइनस, और अगर साल्ट है तो हम लोग का टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो हम लोग का यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी अपन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रेशियो क्या आया एक्स, जहाँ ये हम लोग का आ गया, जहाँ एक्स हम लोग का अगर एसिड है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन, बेस है तो नंबर ऑफ OH माइनस, और साल्ट है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो ये हम लोग का क्या था, ये था हम लोग का रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिस, तो कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस। तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए अब ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर देखिए क्या है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस दिया हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na प्लस का 50 है और Cl माइनस का 76 × 10⁻⁻4 है। ओके, तो हम लोग को क्या निकालना है, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर का क्या फार्मूला हो जाएगा, जो इनफाइनाइट सोल्यूशन पे Na प्लस का दिया हुआ है वो अपॉन इनफाइनाइट सोल्यूशन में टोटल NaCl का। ओके, तो Na प्लस का दिया हुआ है NaCl का निकालेंगे। तो NaCl का जो निकालेंगे वो एक कौन सा लॉ था, कोलोहार्ट्स लॉ करके एक लॉ था, उसी की मदद से निकालेंगे। तो देखिए पहले क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या दिया हुआ है, सोडियम का दिया हुआ है ये, और क्लोरीन का दिया हुआ है ये। तो हम लोग NaCl का निकाल लेंगे। NaCl का कैसे निकालेंगे, Na प्लस Cl का, Na प्लस Cl कर देंगे, Na का जो दिया हुआ है उसको, और प्लस Cl का इसको निकालेंगे। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस क्या हो जाएगा, Na का डिवाइडेड बाई टोटल। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl माइनस क्या हो जाएगा, Cl का था 76 × 10⁻⁻4 अपन टोटल। और ये आप लोग इस दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिख लीजिएगा और इस दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिख लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इस तरीके से हम लोगों का 3 का C जो है ना वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3 था, ये तीनों हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 था, ये भी देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में करवाऊँ या छोड़ दूँ, चलिए आप देखिए ऐसे काम चलने लायक तो मैं करवा दी हुई हूँ। 2 क्वेश्चन हम लोगों को इस ग्रुप से सिलेक्ट करना होता है और मैं 2 क्वेश्चन 1 और 3 को सिलेक्ट करके आप लोगों को बता दी। क्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और 4 का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं तो मैं सीधा ग्रुप बी स्टार्ट करती हूँ और ग्रुप बी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा देती हूँ। ओके, चलिए आप लोग का जैसा मर्जी होगा वैसा बोलिएगा, क्या 2 और 4 का सॉल्यूशन चाहिए या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप बी के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके आऊँ। आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा ही किया जाएगा। तो ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। जैसे कि केमिस्ट्री ऑनर्स के बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बहुत दिनों से मैसेज करके परेशान हो रहे थे, जैसे प्रियांक शाह, ओम झा और रोहित कुमार, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे सभी का तो नाम याद नहीं है। तो चलिए आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियोज़ लाई हूँ। अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 4 का सोल्यूशन चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगी, नहीं तो मैं उसको छोड़ के ग्रुप बी को करवाऊंगी, फिर पेपर 2 की ओर मूव करेंगे। पहले 2019 के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तरीके से देख लेंगे, क्योंकि हो सके तो 2019 का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, मे बी। ओके, 100% कन्फर्म नहीं बोली हूँ, मे बी। तो इसको देख लेते फिर सोचते आगे क्या करना है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।